हाय एवरीवन, आपका अपने मोएस्टी क्लासेस में वेलकम है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना सैयद वंश। इससे पहले जो भी हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है सारा क्रम बाई क्रम चल रहा है, उसके बाद ये अपना सैयद वंश है। चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं। सैयद वंश सर्वप्रथम इसका टाइम पीरियड 1414 से 1451 ईस्वी तक। यह वंश अपने आप को इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज बताते हैं। इस वंश से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन जो भी पूछे जाते हैं मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो चीज़ जहाँ से पूछी गई है, इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैंने वन लाइनर में आपके लिए यहाँ पे नोट किया है, इसलिए आप इसे लगातार नोट करते हुए चलिएगा। चलिए, ये मुस्लिम शिया संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है। तैमूर के आक्रमण के समय खिज्र खां ने तैमूर की मदद की थी, इसलिए तैमूर खां ने खिज्र खां को दीपालपुर और लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है कि तैमूर ने खिज्र खां को कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था, तो दीपालपुर और लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया था। अंतिम तुगलक सुल्तान की मृत्यु के बाद खिज्र खां ने दौलत खां सेनापति को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। ठीक है। जो अंतिम तुगलक सुल्तान की मृत्यु के बाद खिज्र खां ने दौलत खां जो उसका सेनापति था, अब अंतिम तुगलक वंश कौन था? नासिरुद्दीन महमूद शाह था, और दौलत खां नासिरुद्दीन महमूद शाह का सेनापति था। तब नासिरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु हो गई तो खिज्र खां ने दौलत खां को हराकर दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट नोट करने वाली बात थी आपने नोट कर लिया होगा। इसमें क्या पूछा जाएगा? ये किस धर्म के संस्थापक थे? इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज बताते थे, मुस्लिम शिया संप्रदाय से संबंधित थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तैमूर के आक्रमण के समय खिज्र खां ने तैमूर की मदद की थी, इसलिए तैमूर ने खिज्र खां को दीपालपुर और लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया। चलिए, अब सबसे पहले खिज्र खां, क्योंकि खिज्र खां ने इसकी नींव रखी तो संस्थापक इसके खिज्र खां कहलाए जाएंगे। इसकी उपाधि बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी उपाधि रैयत आला की उपाधि से किसने दी थी? तैमूर ने दी थी। रैयत आला की उपाधि तैमूर ने दी थी और किसको मिली? खिज्र खां को मिली। दिल्ली का प्रथम राजा जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि वहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक और मिनी, तो वो तो गुलाम था, ये तो एक राजा ही था, तब भी इसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की। प्रथम राजा जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की वो तो खिज्र खां। इसने तैमूर के पुत्र शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया। तैमूर के पुत्र शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये वन लाइन में पूछी जा सकती है, आप कंफ्यूज होंगे, गलत भी कर सकते। सबसे ज़्यादा प्रांतीय चुनौतियों को सामना किसको करना पड़ा था? तो आप बताएंगे खिज्र खां को, क्योंकि खिज्र खां ने दौलत खां सेनापति को हराया था। ठीक है। तो एक तरीके से वो आपस में ही संघर्ष चालू हो गया था। प्रांतीय चुनौतियों का सर्वाधिक सामना किसे करना पड़ा? तो आप बताएंगे खिज्र खां को। उस समय खिज्र खां को सबसे ज़्यादा प्रांतीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा था अपनी केंद्रीय सत्ता को बचाने के लिए। ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। आप समझ गए इसमें आपसे क्या पूछा जा सकता है? ये उपाधि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उपाधि और ये सुल्तान, ये दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसने पुरानी तुगलकी सिक्कों को जारी रखा तथा नए कॉइन्स पर शाहरुख का नाम खुदवाया। यानी एक तरीके से तैमूर के लड़के का ये जो नाम था, तैमूर का जो नाम था, ये लेके चल रहा था, क्योंकि उसका एक भाई बना था तैमूर का, तो इसने उसका पुत्र शाहरुख का नाम जरूर खुदवाया। और इसकी मृत्यु 1421 में हो गई। तो आपसे पूछा जाएगा कि शाहरुख का नाम किस शासक ने अपने सिक्कों पर खुदवाया था? तो आप बताएंगे उसे खिज्र खां ने करवाया था। इसकी मृत्यु 1421 में हो जाती है। इसके बाद मुबारक शाह, अगले जो सुल्तान बनते हैं मुबारक शाह बनते हैं। खिज्र खां का पुत्र ने सुल्तान की उपाधि धारण की। ये खिज्र खां का ही पुत्र था मुबारक शाह। इसका दरबारी कवि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वाहिया बिन अहमद सरहिंदी। इसका जो दरबारी कवि है वो है वाहिया अहमद सरहिंदी। इसकी किताब है तारीख़ मुबारक शाही। इसमें सुल्तान के कार्यों का वर्णन किया गया है। ठीक है। खिज्र खां के बाद इसका पुत्र मुबारक शाह सुल्तान बनता है। इसका टाइम पीरियड 1421 से 1434 तक है।
इसका दरबारी कब? वाहिया बिन अहमद सरहिंदी। इसकी बुक तारीख़ मुबारक शाही। इसकी बुक तारीख़ मुबारक शाही में सुल्तान के कार्यों का वर्णन किया गया है। सुल्तान के कार्यों का वर्णन किया गया है। यमुना नदी के किनारे मुबारकबाद नगर की भी स्थापना मुबारक शाह ने की थी। इसकी हत्या सरवर अल मुल्क ने की थी। मुबारक शाह की हत्या सरवर अल मुल्क ने की थी। अब इसके बाद अगला शासक बनता है मोहम्मद शाह। ये 1434 से 1443 ईस्वी तक रहता है। यह मुबारक शाह के भाई फरीद खां का पुत्र था। इसके अलावा मालवा के शासक महमूद खिलजी ने आक्रमण किया। सरहिंद के राज्यपाल बहलोल लोदी ने आकर सैन्य सहायता दी। तो आपसे पूछा जाएगा कि मोहम्मद शाह को किस लोदी वंश के राजा ने सहायता दी? तो आप बताएंगे बहलोल लोदी। अब कब? सरहिंद के पंजाब राज्यपाल थे उस समय, सरहिंद था वो, पंजाब के राज्यपाल बहलोल लोदी ने आकर सैन्य सहायता की। ठीक है। सुल्तान ने बहलोल को खाना की उपाधि दी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है कि बहलोल को खाना की उपाधि किसने दी थी? तो मोहम्मद शाह ने दी थी। आप इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। हो सकता है आवाज़ आपको आज धीरे लगे क्योंकि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। फिर अंतिम शासक बनता है अलाउद्दीन आलम शाह। इसका टाइम पीरियड 1445 से 1451 तक है। सैयद वंश का अयोग्य शासक, जिसके समय में दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र अत्यंत सीमित हो गया था। कहा जाता है देखो शाह आलम का राज दिल्ली से पालम तक, यानी बहुत कम दूरी तक ही इसका राज सीमित रह गया था। और यह इतना धूर्त सुल्तान था कि दिल्ली को छोड़कर बदायूं चला गया था। जब बदायूं से इतना प्रेम हो गया था कि 1447 में ये बदायूं चला गया था। इसकी मृत्यु 1476 में होती है। ठीक है। तो इसके बाद आपको पता है कौन सा वंश आएगा? गुल खिले तो सांस ले। अब लोधी वंश अपना पढ़ेंगे। अगली वीडियो में आपको हम लोधी वंश के बारे में बताएंगे। आप यकीन मानिएगा कि इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ये जो यूट्यूब पे जो पेड क्लासेस चलती हैं उनके द्वारा बनाए गए ये हाथ के लिखित नोट्स हैं, इसकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल कराई जाएगी। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि मुझे पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा। आप इसको क्रम बाय क्रम लिखते चलिएगा। आज का बहुत छोटा टॉपिक था, अब लोधी वंश का टॉपिक मिलेगा और उसके थोड़ी देर बाद मैंने आपको अभी उत्तर प्रदेश स्पेशल की वीडियो अपलोड करवा देंगे, अभी अपलोड करूँगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।